गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगेन हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। पीएचडी कोर्स वर्क रिसर्च मेथोडोलॉजी CW101। मैं डॉक्टर अय्यान मुंशी, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम मोनार्क यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 3 that is sampling techniques and testing of hypothesis, क्रोनोलॉजी, जिसमें हम आप देखने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट और उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम आज डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट हम देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 फ्रॉम काई स्क्वायर टेस्ट। आज एक नया एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, इन अ सर्टेन सैंपल ऑफ 2000 फैमिलीज, यानी काई स्क्वायर टेस्ट मेथड में मुझे 2000 फैमिली का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से 1400 फैमिली ऐसी है जो टी कंज्यूम करती है। इन अ सर्टेन सैंपल ऑफ 2000 फैमिलीज, 1400 फैमिलीज आर कंज्यूमर्स ऑफ टी। आउट ऑफ 2000, 1400 फैमिली ऐसी है जो टी कंज्यूम करती है। देख ले, हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम पुट कर सकते हैं फैमिलीज कंज्यूमिंग टी, नेक्स्ट फैमिलीज नॉट कंज्यूमिंग टी, और रो वाइज देखें हम तो उसे जो क्राइटेरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदू और नॉन हिंदू, तो वो हम रख लेंगे, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउट ऑफ 1800 हिंदू फैमिलीज 1236 फैमिलीज कंज्यूम टी, तो उसे टेबल में रख देते हैं। देख लीजिए आप, 1800 हिंदू फैमिली ऐसी है जो टी कंज्यूम करती नहीं, सॉरी, आउट ऑफ 1800 हिंदू फैमिली टी कंज्यूम करने वाले फैमिली कितने हैं? 1236। यस, next is use chi-square test and state whether there is any significant difference between consumption of tea among Hindu and non-Hindu families. This is the question. Dear students, chi-square test अब हमें अप्लाई करना है और आप लोगों को पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट कब अप्लाई करना होता है, जब दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं वो हमें चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइनली एक लास्ट टाइम हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 2000 फैमिलीज़ का डेटा हमारे पास है, उसमें से 1400 फैमिलीज ऐसी है जो टी कंज्यूम करती है। देख लीजिए, टेबल में हम देख सकते हैं कि फैमिलीज कंज्यूमिंग टी, तो उसमें टोटल हमने डाल दिया है 1400, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसा है क्वेश्चन में कि आउट ऑफ 1800 हिंदू फैमिली, उसमें से टी कंज्यूम करने वाली फैमिली कितनी है? तो 1236, तो वो भी हमने टेबल में डाल दिया है कि हिंदू फैमिली टोटल 1800 है और उसमें से टी कंज्यूम करने वाले फैमिली है 1236। अब जो रिमेनिंग डेटा है डियर स्टूडेंट्स, वो तो आराम से मिल जाएगा। हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो जो डेटा दिया हुआ है उसका यूज़ करके जो नहीं दिया हुआ वो आराम से फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट कॉलम की बात करें हम, जो हिंदू वाली कॉलम है उसकी बात करें तो टोटल हिंदू फैमिली है 1800, उसमें से जो टी कंज्यूम नहीं करती
वो फैमिली कितनी होगी? तो 1800 माइनस 1236, खत्म। देख लीजिए 1800 माइनस 1236, तो वो आ जाएगा 564। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सेम वे लास्ट कॉलम की बात करते हैं, टोटल है ना। तो टोटल फैमिली कितनी है? 2000। उसमें से जो फैमिली टी कंज्यूम करती है वो कितनी है, कितनी दी हुई है? 1400। तो आराम से आपको मिल जाएगा कि जो फैमिली टी कंज्यूम नहीं करती उसका टोटल वैल्यू, तो 2000 माइनस 1400, यानी आराम से मिल जाएगा 600। देख लीजिए आप, यानी हमारी फर्स्ट और लास्ट कॉलम तो क्लियर हो गई। अब हमें सिर्फ निकालना है सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम में डियर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट रो की बात करें तो अगेन हमें टोटल वैल्यू फर्स्ट रो में दी हुई है 1400, ठीक है ना। उसमें से हिंदू फैमिली जो टी कंज्यूम कर रही है वो डेटा है हमारा 1236। तो 1400 माइनस 1236 करते हैं तो जो डेटा मिलेगा वो नॉन हिंदू फैमिली है जो टी कंज्यूम करती है, तो भी आराम से मिल जाएगा 1400 माइनस 1236, 164। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली हमारे पास ये डेटा है ऑलरेडी, हम फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने डेटा निकाला था 564 मिडल वैल्यू। सिमिलरली लास्ट कॉलम में मिडल वैल्यू है 600, तो मैं आराम से 600 माइनस 564 जो मैट्रिक्स का मिडल वैल्यू है 36 वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली लास्ट रो 2000 माइनस 800 तो आपको मिल जाएगा 200। तो ये हमारा ऑब्जर्व टेबल क्लियर हो गया। अब आप लोगों को पता है कि अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू? ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल जाने के बाद तो मुझे जो ये 1236 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में डेटा है 1236, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है? तो रो टोटल यानी 1400, कॉलम टोटल यानी 1800, 1400 मल्टीप्लाई विथ 1800 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 2000, तो आपको डेटा मिल जाएगा 1260। डियर स्टूडेंट्स, एक और बार मैं समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1236 डेटा दिया हुआ है उसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो उसके सामने वाला जो रो टोटल है 1400 वो, और उसके सामने वाला जो कॉलम टोटल है 1800 वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 2000 जो लोअर कॉर्नर में दिया हुआ है 2000 डिवाइड बाय 2000, तो आपको मिल जाएगा 1260। सेम वे अगर मुझे 164 के लिए 164 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 164 के लिए अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो रो टोटल 1400 मल्टीप्लाई विथ कॉलम टोटल 200 डिवाइड बाय 2000 ग्रांड टोटल, तो आपको मिल जाएगा 140। सेम वे डियर स्टूडेंट्स 564 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 564 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो 564 की रो टोटल होगी 600, कॉलम टोटल होगा 1800 डिवाइड बाय ग्राम टोटल होगा 2000, 600 इंटू 800 डिवाइड बाय 2000, तो उसका आंसर मिल जाएगा 540। डियर स्टूडेंट्स लास्ट वन 36 के लिए अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो 36 के लिए रो टोटल होगा 600, कॉलम टोटल होगा 200 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 2000, तो आपको मिल जाएगा आंसर इज 60। वेरी इजी। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? रो टोटल मल्टीप्लाई विथ कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रांड टोटल, तो आपको आराम से ये टेबल मिल जाएगा।
ठीक है। नाउ नल हाइपोथेसिस क्या हम अज्यूम करते हैं कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन कंजप्शन ऑफ टी अमॉन्ग हिंदू एंड नॉन हिंदू फैमिलीज। मैंने बताया था आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सोच आपके माइंड में आती है वो आपका नल हाइपोथेसिस होगा, यानी कंजम्पशन ऑफ टी और हिंदू फैमिली एंड नॉन हिंदू फैमिली, उसमें एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ योर नल हाइपोथेसिस। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। तो आपको काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू निकालने के लिए टेबल बनाना पड़ेगा और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कॉलम ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखना है। कहाँ से लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू? तो मैंने बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, देख लीजिए, ये रहा हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो फर्स्ट रो में देख लीजिए 1236 एंड 164 है ना, वो आपको कॉलम में लिखना है। 1236 और 164 आपने दो जो नंबर है वो कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट अगेन सेकंड रो 564 एंड 36 सेकंड रो। हाँ, यहाँ पे टोटल कंसीडर नहीं करना है, टोटल वाला जो कॉलम है और टोटल वाला रो है वो कंसीडर नहीं करना है। तो सेकंड रो कौन सा है? 564 एंड 36, तो वो भी मैंने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। तो 4 एंट्री हो गई ऑब्जर्व्ड वैल्यू की। यानी एक सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो टेबल है, जो रो में है डेटा, दोनों रो में, वो कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया कॉलम में। सेम वे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉलम में लिखनी है। तो ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू का टेबल। तो जो फर्स्ट रो है 1260 और 140 वो हमें कॉलम में लिखना है। देख लो सेकंड कॉलम 1260 140। सिमिलरली सेकंड रो 540 एंड 60, तो ये हो गया 540 60। यानी इस तरह से हमें सेकंड कॉलम यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई। चलिए थर्ड कॉलम का फॉर्मूला होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम। तो देख लीजिए फर्स्ट जो डिजिट्स है 1236 माइनस 1260, तो वो होगा -24। सिमिलरली 164 माइनस 140 24, 564 माइनस 540 24, एंड लास्ट वन इज 36 माइनस 60, वो होगा -24। इस तरह से मुझे थर्ड कॉलम मिल जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके आराम से ये फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ कॉलम क्या बोल रहा है? थर्ड कॉलम और उसका स्क्वायर करना है। थर्ड कॉलम क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर करना है। तो -24 होल स्क्वायर होगा 576। सेम वे डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम में सिर्फ 24 और -24 डिजिट्स हैं, तो वो दोनों का स्क्वायर तो 576 ही होगा। तो हर एक नंबर 576 आएगा फोर्थ कॉलम में। एंड लास्ट कॉलम दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला पूछी जाती है तो आपको लिखना है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इन सब का समेशन यानी समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए, है ना। तो फिफ्थ कॉलम कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स? जो हमारी फोर्थ कॉलम है डिवाइड बाय ई कर दो, यानी फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट जो डिजिट है 576 डिवाइड बाय 1260, वो आंसर आएगा आपका 0.46। सिमिलरली 576 डिवाइड बाय 140, तो आपका आंसर मिलेगा 4.11। सिमिलरली 576 डिवाइड बाय 540, तो 1.07, एंड लास्ट वन इज 576 डिवाइड बाय 60, तो वो हो जाएगा 9.60।
अब ये सभी फिफ्थ कॉलम में जो भी 4 एंट्री है वो सबका सम कर लो। 0.46 प्लस 4.11 प्लस 1.07 प्लस 9.60, तो आपको आंसर मिल जाएगा 15.24। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आंसर मिला दैट इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। फाइनल कैलकुलेटेड वैल्यू है ये काई स्क्वायर का। अब मुझे काई स्क्वायर के टेब्यूलर वैल्यूज के काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कंपेयर करनी है। हमें पता है डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लास्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिए। अगर काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर के टेब्यूलर वैल्यू से ज़्यादा है तो थियरम ये है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ठीक है ना, यानी हमें ये दोनों का कंपैरिजन करना है। तो अब हमारा एम ये है कि हम टेब्यूलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर निकाल लें। चलिए, तो फर्स्ट मैंने लिख लिया है, जो हम वैल्यू लेके आए थे 15.24 वो मैंने फर्स्ट स्टेप में लिख दिया है। नाउ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो आप लोगों को पता है फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कॉलम -1 रो -1, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल में कॉलम भी 2 है और रो भी 2 रो है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन इज, ये रहा क्वेश्चन है ना, तो एक कॉलम है हिंदू, सेकंड कॉलम है नॉन हिंदू, तो 2 कॉलम हो गई। अब फर्स्ट रो है फैमिलीज कंज्यूमिंग टी और सेकंड रो है फैमिलीज नॉट कंज्यूमिंग टी, तो 2 रो हो गई। क्लियर, 2 कॉलम 2 रो। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्मूला में कॉलम की जगह 2, रो की जगह 2, तो फाइनली आंसर होगा 1 × 1 दैट इज 1। डियर स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिल गया मुझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ, तो मैंने बोला था मेरे फर्स्ट वीडियो में, ये मेथड के फर्स्ट वीडियो में, कि अगर आपको सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ तो आपको ले लेना है 5% यानी 0.05। क्लियर, चलिए, तो मुझे अब टेब्यूलर वैल्यू एक टेबल से मिलेगी जो आप एग्ज़ाम में कैरी कर सकते हो, वो एग्ज़ाम में लेके बैठ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और सिग्निफिकेंस लेवल ये दोनों का यूज़ करके मुझे काई स्क्वायर का टेब्यूलर वैल्यू कैसे मिलेगा, देख लो। नेक्स्ट, मैंने रेड रेक्टेंगल से ऊपर सिग्निफिकेंस लेवल मार्क किया हुआ है 0.05 रो में जो दिया हुआ है ऊपर देख लीजिए, फर्स्ट है 0.995, नेक्स्ट है 0.99, वो जो है वो सिग्निफिकेंस लेवल है ना। तो मैंने मार्क किया हुआ है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी सिग्निफिकेंस लेवल हमें 0.05 ले लेना है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे ये एग्जाम्पल में 1 आई है ना, मैंने मार्क 12 पे किया हुआ है, लेकिन ये लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल में डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 थी, ये एग्जाम्पल में मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला है। यानी हमें देखना है फर्स्ट रो। देख लीजिए, फर्स्ट कॉलम में D.F लिखा हुआ है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें फर्स्ट है 1। हमारे ये एग्जाम्पल में मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला है, तो देख लीजिए फर्स्ट रो जानी है मुझे 0.05 तक, यानी मुझे मिला काई स्क्वायर का टेब्यूलर वैल्यू 3.84, यानी फर्स्ट रो 7th कॉलम, फर्स्ट रो 7th कॉलम। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देखना है जो फर्स्ट कॉलम में है ना, और सिग्निफिकेंस देखना है 0.05, तो वो होगा 3.84। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने काई स्क्वायर का टेब्यूलर वैल्यू दिया हुआ है 3.84 फ्रॉम टेबल। अब ये दोनों का कंपैरिजन करना है। आप देख सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू है 15.24 और टेब्यूलर वैल्यू है 3.84, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है। तो अगेन थियरम सेज दैट नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने बोला था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, तो ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस।
तो नल हाइपोथेसिस हमने ऐसा बोला था कि देयर इज नो रिलेशन, तो उसका अपोजिट क्या हुआ? अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ टी अमॉन्ग हिंदू एंड नॉन हिंदू फैमिलीज। तो फाइनली दिस इज द कंक्लूजन डियर स्टूडेंट्स कि जो डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डेटा हमारे पास क्वेश्चन में है, तो ये डेटा के अनुसंधान में रिलेशन, ये दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, हिंदू नॉन हिंदू फैमिलीज और कंज्यूमिंग टी और नॉट कंज्यूमिंग टी, ये दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन है। दिस इज द कंक्लूजन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यूजिंग का स्क्वायर टेस्ट वो नहीं लिखा हुआ। तो आप लोगों को डियर स्टूडेंट समझना होगा कि यहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है या नहीं, वो चेक करना है, यानी का स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये है कि अ स्टडी ऑन 100 पेशेंट्स, 100 पेशेंट पे स्टडी किया हुआ है और एनालिसिस ये है कि 60 पेशेंट्स हु टुक अ सर्टेन मेडिकेशन वर क्योर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 100 पेशेंट 60 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने दवाई ली और वो अच्छे हो गए। ठीक है ना, जिन्होंने दवाई ली और वो अच्छे हो गए। कितने हैं? 60। एंड 40 पेशेंट्स हु डिड नॉट टेक द मेडिकेशन वर नॉट क्योर्ड। इसका मतलब ऐसा है कि 40 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने दवाई नहीं ली और वो अच्छे नहीं हुए। That's it. Is there a relationship between taking the medication and being cured? क्वेश्चन ये है कि मेडिकेशन यानी दवाई लेने से हम अच्छे हो जाते हैं, वो दोनों के बीच में रिलेशन है? डियर स्टूडेंट्स, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टेकिंग द मेडिकेशन एंड बीइंग क्योर्ड। जरूरी नहीं है, दवाई नहीं लेते फिर भी हम अच्छे हो जाते हैं। दिस इज द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है आउट ऑफ 100 पेशेंट। हम फर्स्ट रो की बात करते हैं, पहले फर्स्ट रो ये मैट्रिक्स का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आउट ऑफ 100 पेशेंट, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 60 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने दवाई ली और वो अच्छे हो गए। तो मैंने लिख लिया है, देखो 60। ठीक है, नेक्स्ट, जिन्होंने दवाई ली और वो अच्छे नहीं हुए, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है। क्वेश्चन सेज दैट 60 पेशेंट सभी ने दवा ली और वो सभी अच्छे हो गए, यानी जिसने दवा ली और अच्छे नहीं हुए वो हो जाएगा 0। ऐसे पेशेंट नहीं है यानी 0 है। तो टोटल हो गया 60 + 0 = 60। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे अच्छे हो गए, दवाई लेने से अच्छे हो गए, ऐसा टोटल पेशेंट 60 ही दिया हुआ है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि जिन्होंने दवाई ली और अच्छे नहीं हुए, ऐसे पेशेंट ही नहीं है, 0 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड रो समझ लेते हैं। सेकंड रो के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि 40 पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दवाई नहीं ली और वो अच्छे नहीं हुए। देख लीजिए, जिन्होंने दवाई ली और वो अच्छे हो गए, जिन्होंने दवाई नहीं ली और वो अच्छे हो गए, वैसे पेशेंट ही नहीं है। जिन्होंने दवाई नहीं ली और अच्छे नहीं हुए, वैसे 40 पेशेंट है। तो फाइनली 0 + 40 = 40।
टोटल। तो देख लीजिए इस तरह से मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिलेगी। मैंने टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, तो क्योर्ड फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम इज नॉट क्योर्ड। सिमिलरली फर्स्ट रो इज मेडिसिन ली और सेकंड रो इज जिसने मेडिकेशन, जिन्होंने दवाई नहीं ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप लोगों को पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, रो टोटल मल्टीप्लाई विथ कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। तो जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 60 नंबर है, उसके लिए अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो उसका रो टोटल है 60, उसी का कॉलम टोटल है 60, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल है 100। तो क्लियरली वो 36 आएगा, क्लियरली वो 36 आएगा। सिमिलरली हम रो वाइज देख लीजिए, तो 0 का अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो उसका रो टोटल है 60, कॉलम टोटल है 40 डिवाइड बाय 100 ग्रैंड टोटल, तो वो आ जाएगा 24। नेक्स्ट सेकंड रो के लिए देखते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 के लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो उसका रो टोटल होगा 40, कॉलम टोटल होगा 60, दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100 यानी 24 हो गया। अब लास्ट डिजिट 40, सेकंड रो सेकंड कॉलम 40 के लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो उसका रो टोटल है 40, कॉलम टोटल भी 40 है, मल्टीप्लाई कर दो तो 1600 डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल 100 यानी 16। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी। अब मुझे फाइनली काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए टेबल बनाना है। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है उसे मुझे फर्स्ट कॉलम में रखना है। तो मुझे बताइए कौन सी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, रो वाइज देखनी है तो पहले 60 फिर 0, जो कॉलम में लिखना है आपको 60 0 0 40, देख लीजिए फर्स्ट कॉलम। ठीक है, चलिए अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो रो वाइज 36 24 और सेकंड रो 24 16, तो वो हो जाएगा अगेन सेकंड कॉलम एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें थर्ड कॉलम पता है कैसे फाइंड करनी है। यस, तो थर्ड कॉलम है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, तो फर्स्ट रो के लिए अगर हम देखें तो 60 माइनस 36, तो वो हो जाएगा 24। सही है ना। सिमिलरली सेकंड 0 माइनस 24 यानी माइनस 24, अगेन 0 माइनस 24 माइनस 24, और लास्ट इज 40 माइनस 16 दैट इज 24। फोर्थ कॉलम ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर। ये सभी थर्ड कॉलम के जो डिजिट है वो सभी का स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। सिमिलरली माइनस 24 होल स्क्वायर वो भी होगा 576, तो फोर्थ कॉलम ऐसे मिल जाएगी। लास्ट कॉलम कैसे मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, तो फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय सेकंड कॉलम, यानी स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी फर्स्ट जो केस है 576 डिवाइड बाय 36, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके वो निकालो तो वो हो जाएगा 16। सिमिलरली 576 डिवाइड बाय 24, तो वो हो जाएगा 24। सेम वे 24 आएगा, और लास्ट 576 डिवाइड बाय 16 वो हो जाएगा 36। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए तो जो फिफ्थ कॉलम है वो सभी नंबर का हमें समेशन करना है। यानी काई स्क्वायर का कैलकुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ
स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो हमें मिल जाता है ये एग्जाम्पल में 100 अगेन डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर वैल्यू मिल गया। अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए, जो फॉर्मूला है कॉलम -1 इंटू रो -1। अगेन ये एग्जाम्पल में भी 2 कॉलम और 2 रो है, देख लीजिए आप। क्योर्ड नॉट क्योर्ड 2 कॉलम, टुक मेडिसिन वो फर्स्ट रो, और जिन्होंने दवाई नहीं ली वो सेकंड रो। तो 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फाइनली 2 - 1 इंटू 2 - 1 आपको आंसर मिल जाएगा 1। अगेन क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ, 0.05 ले लेंगे। और लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा ही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, तो टेबुलर वैल्यू मिलेगा 3.84। देख लीजिए आप, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7th कॉलम देख लीजिए आप, उसमें 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, और फर्स्ट रो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यानी आंसर है हमारा काई स्क्वायर का टेबुलर वैल्यू 3.84। वेरी इजी। फाइनली डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एंड टेबुलर वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर की कंपैरिजन करनी है हमें। तो अगेन हम इजीली बता सकते हैं कि कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, तो अगेन हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, यानी एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टेकिंग द मेडिकेशन एंड बीइंग क्योर्ड। ये जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दवाई लेने से हम अच्छे हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने काई स्क्वायर मेथड का बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में डिस्कशन कर दिया है, हम कर चुके हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कशन कर लेते हैं जो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम में, वो एंट्रेंस टेस्ट हो कि कुछ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो नेक्स्ट लेवल में, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस काम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर। तो हम डिस्कस कर चुके थे, उसका आंसर है द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो मैंने बताया था -1 to 1। नेक्स्ट, व्हाट डज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0। अगर r कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू 0 आती है तो उसका मतलब क्या है, तो आंसर है नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दी 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ पॉजिटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट। तो हम डेफिनेशन याद करते हैं कि सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वेरिएबल चलते हैं, x इंक्रीज होता है तो y इंक्रीज होता है, सेम वे x डिक्रीज होता है तो y भी डिक्रीज होता है। अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ नेगेटिव कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट। तो an inverse or negative relationship as one variable increase, the other is decreases. Next question is what is the formula of Pearson correlation coefficient, जो हम पढ़ चुके हैं। R का वैल्यू है समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइड बाय n क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन, डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इटरेशन n, मल्टीप्लाई विथ अगेन अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ समेशन वाई डिवाइड बाय नंबर ऑफ इटरेशन n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये r की वैल्यू नेगेटिव -1 और पॉजिटिव 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है कि 0.7868 भी हो सकता है। ये एग्जाम्पल से आपको पता हो कि इस तरह की वैल्यू होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। वेरी इजी, अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोज टू 1, क्लोज टू +1, यानी 0.8 और अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन? तो क्लोज टू -1 यानी -0.8 और बिलो. व्हाट इज अ वीक कोरिलेशन? तो अ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्लोज टू 0. नेक्स्ट, व्हाट डज अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 1 इंडिकेट? अ परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप. यस. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट डज द काई स्क्वायर टेस्ट मेजर? वो क्या हमें देता है? व्हाट इज द कंक्लूजन? तो द एसोसिएशन बिटवीन कैटेगरियल वेरिएबल्स. नेक्स्ट, व्हेन इज द काई स्क्वायर टेस्ट यूज्ड? कब हमें यूज करनी है? व्हेन एनालाइजिंग categorical data to see if observed frequencies differ from expected frequencies. ठीक है dear students. Next, what is the null hypothesis in a chi-square test? There is no association between the variables. और next क्या है? Alternative hypothesis. तो null hypothesis का opposite, there is an association between the variables. Next, what is the formula? Degree of freedom in a chi-square test. तो मैंने बताया था row -1 and column -1. Number of row -1 into number of column -1. Next question है, what are the assumptions of the chi-square test? तो data are categorical, the sample is random, and expected frequencies in each cell are sufficiently large, generally 5 or more. And next is, what type of data is needed for the chi-square test? So categorical or nominal data. Thank you so much dear students.